दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज की पेशकश में हम बात करेंगे आपातकाल की। आपातकाल की जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, क्योंकि कल भी आप लोगों ने कहा था, काफ़ी लोगों ने हालांकि मैंने वीडियो इस पर बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आया कि सर आपातकाल पे वीडियो बनाइए, आपातकाल पूरा हमको जानना है। तो आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल से लेकर के जो तीनों प्रकार के आपातकाल हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कहीं भी कोई प्रश्न आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो शुरुआत करने के पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जा कर के कोई प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। अनअकैडमी प्लस कोर्सेस जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जैसे जो आपको परीक्षा देनी हो उस अनुसार आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी में ही नहीं, यूपीएससी में बीपीएससी का कोर्स चलता है, एमपीपीएससी, आईआईटी, पीएमटी सबका कोर्स चलता है अनअकैडमी ऐप पर। आप अपने मन पसंदीदा कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर यूपीएससी देना है और यूपीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, दोनों देना है, तो आप यूपीएससी ज्वाइन कर लीजिए, तो उसके अंतर्गत तो यूपीपीएससी की तैयारी हो ही जाएगी आपकी। नहीं तो अगर यूपीएससी नहीं देना है तो आप यूपीपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फ़ायदा ये होगा आपको UD10, ये मेरा रेफरल कोड है, उत्कर्ष द्विवेदी 10, ये रेफरल कोड आपको UD10 आपको यूज़ करना है। जब आप एडमिशन लेंगे अनअकैडमी प्लस पे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही 9453775039 पे संपर्क करके हमको बता दीजिएगा, तो हम आपको आगे की चीज़ें और बताएंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे आपको एक संस्थागत रूप से क्लासेस मिल जाती हैं। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे कंप्लीट A to Z पढ़ोगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में लाइव क्लासेस आपकी, तो एक प्रकार से ऑफलाइन क्लास की तरह पूरी हेल्प आपकी वहाँ हो जाती है। डाउट क्लियरिंग से लेकर क्विज आदि सब कुछ वहाँ पर चलता है। अनलिमिटेड है, आप एक से संतुष्ट नहीं है दूसरा कोई कोर्स कर सकते। कोई भी आप एक सब्सक्रिप्शन में जितने महीने के लिए आप लेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए, उतने समय के लिए रिज़र्व हो जाता है आपके लिए वो सीट, ठीक है। आप वो कोई भी कोर्स ऑप्शनल से लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। बात करेंगे आपातकाल की इस वीडियो में कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के बारे में बात किया गया है, आपातकाल होता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला जो प्रकार है राष्ट्रीय आपातकाल इसको कहते हैं। इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर जब राज्यपाल रिपोर्ट देता है उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये राज्य आपातकाल भी इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 360 जो कि अभी तक आज तक लागू नहीं किया गया है भारत में, यह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। जब देश जो है गंभीर आर्थिक अस्थिरता के जो दौर से गुजर रहा हो, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, तो आर्थिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। जो प्रभाव पड़ते हैं, कितना इनका समय होता है और किस आधार पे लागू होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो 352 जैसा कि हमने कहा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। पहले मूलतः संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग था, तो आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग था। इसका दुरुपयोग जब हुआ, इसके आधार पर जब जबरदस्ती आपातकाल लागू हुआ, तो बाद की जो सरकार आई उसने आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो 352 3 आधारों की बात करता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये पूरे देश में भी लागू हो सकता है और देश के किसी भाग में भी लागू हो सकता है, दोनों प्रकार से लागू हो सकता है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो इसका वर्णन 2 अनुच्छेदों में दिया गया है अलग से, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों में अंतर क्या है। अनुच्छेद 358 क्या होता है, जब आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए
तो अनुच्छेद 358 ये इसकी प्रासंगिकता तब होती है। अनुच्छेद 19 में प्राप्त विभिन्न स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 में है कि जब इसके आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, तो अनुच्छेद 19 जो कि भाग 3 में है, मूल अधिकारों में, जिसमें अभिव्यक्ति के अलावा अन्य स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, ये अपने आप निलंबित हो जाते हैं, इनके लिए अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती है। वही अनुच्छेद 359 की बात करें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों ही स्थितियों में इसका प्रभाव रहता है। अंतर समझिएगा, अनुच्छेद 358 के तब लागू होता है जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाए। अनुच्छेद 358 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं लगाया जाता है, जबकि 359 की प्रासंगिकता युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों ही स्थितियों में इसका प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाएगी अनुच्छेद 359 के तहत, जिससे मूल अधिकारों के क्रियान्वयन स्थगित हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति 359 के अंतर्गत उद्घोषणा करता है कि कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित किए जाएंगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 में यह जोड़ दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 में प्राप्त अधिकारों का क्रियान्वयन निलंबित नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सब निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये दोनों 358 और 359 में अंतर है। इन अंतर को हमेशा याद रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट है। अब संघीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, यह पूछा जाए, केंद्र के शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, राज्य मंत्रिमंडल होता है, वो बना रहता है। आपके ऑप्शन में आएगा कि एक विघटित हो जाता है, नहीं, बना रहता है। लेकिन संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निलंबित हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। आपको पता है 3 सूची प्रणाली हमारे यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सामान्य जब आपातकाल नहीं लागू है, जैसे कि सामान्य समय पे क्या होता है कि जो संघ के जो विषय दिए गए हैं संघ सूची में, उसी पर कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर राज्य संघ दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही साथ एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां पर संघ का कानून मान्य होगा। लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो राज्य की शक्तियां यहां पे सीमित हो जाती हैं कानून बनाने की। संसद या संघ जब भी चाहे राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकता है। तो एक महत्वपूर्ण बात है। तो एक प्रकार यह भी हो सकता है, इसका यह भी कह सकते हैं कि राज्य सूची अब समवर्ती सूची बन जाती है। अतः राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अतः संघात्मक शासन एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। ये चीज उत्पन्न हो जाती है आपातकाल के समय। अगर आपातकाल के दौरान संसद का कार्यपालिका पर क्या नियंत्रण है, यह पूछा जाए, तो अर्थात राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू कर देता है तो इसको कैसे कंट्रोल करती है संसद, इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ। तो इसके लिए प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब उद्घोषणा करेगा आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की, तो 30 दिन तक ही यह लागू रहेगा। 30 दिन के भीतर ही दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। और ये अनुमोदन विशेष बहुमत के द्वारा होगा। दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत कैसा बहुमत? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 ये बहुमत प्राप्त होगा दोनों सदनों से, तो ही आपातकाल आगे लागू रह सकेगा, नहीं तो वहीं से समाप्त हो जाएगा। इसकी अवधि की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है, ये जान लीजिए। परंतु प्रत्येक 6 माह में सदन के द्वारा विशेष बहुमत से, जैसा हमने बताया, इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है ये आपातकाल। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो और लोकसभा ने 30 दिन के भीतर उद्घोषणा न की हो, तब क्या प्रश्न होता है, तब क्या उत्तर होगा आपका? तो आपका उत्तर होगा, या इसमें एक और प्रश्न जोड़ा है कि लोकसभा उसी दौरान भंग हो गई हो।
क्योंकि लोकसभा भंग नहीं है तो उसको तो 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना अनिवार्य है, नहीं करता है तो उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 30 दिन की अवधि में लोकसभा ही भंग हो गई, तब क्या होगा? तब लोकसभा का नया चुनाव करवाना पड़ेगा और उस अवधि में राज्यसभा इसे अनुमोदित कर दे 30 दिन की अवधि जो है, और जब पुनर्गठन हो लोकसभा का तो अपनी पहली बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर लोकसभा इसका अनुमोदन कर दे तो यह लागू रह सकेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब ये तो हो गया लागू करने की बात, प्रभाव की बात। तो आपातकाल समाप्त कैसे होता है? तो इसमें मुख्यतः दो बातें हैं। पहला, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा एवं उसे समाप्त करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई थी। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन पहली बार जब जनता पार्टी सरकार बनी 1978 में तो 44वां संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति लोकसभा को भी प्रदान कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति अथवा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है उसको पत्र लिखकर सदन के समक्ष यह प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके लिए लोकसभा के 1/10 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है कि आपातकाल अब खत्म हो जाए, और लोकसभा के द्वारा यह प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित हो जाए तो आपातकाल की समाप्ति हो जाएगी। सामान्य बहुमत याद रखिएगा। तो दो बातें, एक तो लोकसभा को जो शक्ति दी, पहली बात 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके बाद क्या कहा गया कि लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति अथवा स्पीकर को एक पत्र लिखा जाए और सदन के समय राष्ट्रपति और स्पीकर में अंतर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए, और जब सदन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो तो स्पीकर के पास पत्र लिखकर सदन के समक्ष यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है क्या? लोकसभा के 1/10 सदस्यों का समर्थन हो और बाद में लोकसभा के द्वारा यह प्रस्ताव जो लाया जाए सामान्य बहुमत से पारित हो जाए तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा तभी से। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दो और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहला बदलाव कि राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह होनी चाहिए। केवल सलाह भर पर्याप्त नहीं है, कैबिनेट की लिखित सलाह होनी चाहिए आपातकाल लागू करने के लिए। दूसरा कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में रहेंगे। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अब अनुच्छेद 356 की चर्चा करेंगे जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 356 का आधार कहीं न कहीं अनुच्छेद 355 में छिपा हुआ है। अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया है कि संघ या केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की आंतरिक अशांति या गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगा। यह दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसी का एक प्रकार से विस्तारित रूप आपको देखने को मिलता है राष्ट्रपति शासन के रूप में। यदि राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है तो राज्यपाल की सलाह से या रिपोर्ट से अथवा स्वयं राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा जरूरी नहीं राज्यपाल सलाह दे ही, स्वयं राष्ट्रपति भी संज्ञान ले सकता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है राज्य में, जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, क्योंकि राज्य के शासन पर समूचा नियंत्रण तब राष्ट्रपति का हो जाता है। यही है आपका अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। ये भी एक संविधान के सबसे विवादित प्रावधानों में से एक प्रावधान है। संवैधानिक तंत्र की विफलता का आशय क्या होता है? तो संविधान में यह परिभाषित नहीं है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होती क्या है, लेकिन अल्पमत सरकार जो होती है बहुमत सरकार के रूप में कार्य करने का प्रयास करेगी, तब इसका मतलब समझा जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसके अलावा भी अन्य कई बातें सामने आई कि सरकार का सदन में बहुमत होने के बावजूद सत्ता में बहुमत न होने के बावजूद भी यदि सत्ता बनी रहे, ठीक है, यदि सरकार कोई गिर जाए लेकिन छोड़ ही नहीं रहे कुर्सी, तो लगेगा यह संवैधानिक तंत्र की विफलता है। 6 महीने के भीतर विधानसभा का कोई सत्र आयोजित न किया जाए अथवा विधानसभा में अनुदान की मांग पारित न हो पाए, ये सभी स्थितियां संवैधानिक तंत्र की विफलता
दर्शित करती हैं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के फैसले में भी कई बार ये चीजें सामने आती रही हैं। संविधान का निर्माण करने वालों की नजर में अनुच्छेद 356 एक अंतिम और आपवादिक विकल्प के रूप में बताया गया था कि अंतिम, जब कोई और चारा न रह जाए तब इसको लागू करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका घोर दुरुपयोग किया गया है और किया जाता रहा है, जिससे भारत की जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, उस पर कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी तो 2 महीने का समय होता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल में था उसमें 1 महीने के अंदर दोनों सदनों को अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को संस्तुति देनी थी, अनुमोदित करना था, लेकिन वो विशेष बहुमत से करना था। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 महीने का समय रहेगा और 2 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदन होना होगा राष्ट्रपति शासन का, विशेष बहुमत से नहीं, सामान्य बहुमत से। इनकी अधिकतम अवधि की बात करें तो एक बार में 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात फिर से 6 महीने बाद अनुमोदन के द्वारा सामान्य बहुमत से 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 वर्ष कर दी गई। इसकी अधिकतम सीमा बना दी गई, कितनी? 3 वर्ष, अर्थात ये अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की अवधि को 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाने के लिए भी शर्तें हैं। ये मुख्य शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं, याद रखिएगा। पहला कि देश में अथवा देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू हो और इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब इसको 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अर्थात एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो देश में या देश के किसी भाग में, दूसरा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे लिखित रूप से कि अब चुनाव कराना इस स्थिति में संभव नहीं है, तो यह 1 वर्ष से अधिक के लिए लागू रह सकता है। दूसरा, जैसे ही सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई या अनुमोदन किया गया, वैसे ही मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाए, तब क्या है? तब राज्यसभा फिर से 2 महीने की अवधि में इसका अनुमोदन करेगा और जो पुनर्गठित लोकसभा होगी वह भी 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन करे, तब यह 6 महीने के अवधि में बढ़ाई जा सकेगी। ये 2 शर्तें रखी गई हैं। अब इसकी समाप्ति की बात की जाए तो समाप्ति के बहुत सरल है इसकी, राष्ट्रपति इसे कभी भी समाप्त कर सकता है उद्घोषणा के द्वारा। अतः इसकी समाप्ति के लिए लोकसभा तथा संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि 356 का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि राज्य सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्ति का विभाजन निलंबित हो जाता है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह कि राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है। इसलिए इस दौरान संसद के द्वारा राज्यों के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, अर्थात संसद फिर राज्यों के लिए विधि निर्माण करेगी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। संसद द्वारा राज्यों का बजट पारित किया जा सकता है, बजटीय अधिकार भी आ जाते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के लिए अध्यादेश जारी हो जाते हैं, इसलिए शासन एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद जो 360 है, इसमें कहा गया है कि यदि देश के किसी एक भाग अथवा समूचे देश की वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, गंभीर संकट है, अथवा वित्तीय साख को गंभीर खतरा हो गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। इसकी समय सीमा की बात करें तो संविधान में उल्लिखित है कि वित्तीय आपातकाल की कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा इसकी उद्घोषणा होगी तथा राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। यहां तक कि इसे संसद के द्वारा 6 महीने के लिए बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, तो इसमें राष्ट्रपति की ही मुख्य भूमिका रहती है। लेकिन संसद का नियंत्रण किस तरह रहेगा? पहली बात कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने की अवधि के भीतर इसका अनुमोदन सामान्य बहुमत से होना चाहिए। तो जैसे
राष्ट्रपति शासन में आपने 356 देखा। ठीक उसी तरह वित्तीय आपातकाल में 2 महीने की अवधि में संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत से यह अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो 2 महीने की अवधि में राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाए और जो पुनर्गठित लोकसभा है वह अपने पहली बैठक की 30 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर इसका अनुमोदन कर दे। तो वित्तीय आपातकाल और जो आपने राष्ट्रपति शासन देखा 356, संसद का नियंत्रण देखा जाए तो लगभग समान है। वित्तीय आपातकाल का संघीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये हम बात करें तो संघ राज्य के बीच केंद्रीय करों का विभाजन विघटित कर दिया जाता है। तो केंद्रीय करों का जो विभाजन होता है वो खत्म या विघटित कर दिया जाता है। संघ के द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनुदान भी निलंबित सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्मित बजट को राज्यपाल राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये 3 प्रभाव पड़ते हैं। अन्य प्रभावों में देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं तथा जो राज्य मंत्रिमंडल होता है वो बना रहता है, लेकिन संघ राज्य के वित्तीय विभाजन निलंबित हो जाते हैं। इसके अलावा संघ और राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में कटौती भी शामिल है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी किसी भी परीक्षा में, प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे, जो गूढ़ प्रश्न होंगे आप अब हल कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसमें मैंने कोई ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन इसलिए नहीं किया है ताकि आपको प्रावधानों के बारे में मालूम हो। बाकी चीज़ें फैक्ट हैं वो फैक्चुअल वीडियोज़ में आ जाएंगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस या यूपी SSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी, यूपी SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी, यूपी SSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष, 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।